जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलिए, अभी जो क्विज सेशन स्टार्ट हो रहा है ये बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण है और शिक्षक अभियान तो बीपीएससी द्वारा जो आयोजित है शिक्षक भर्ती के लिए अति इम्पोर्टेंट है। चलो आज स्टार्ट करते हैं बायो से। आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायो से है, उसके बाद पूछेंगे। वक्त जो है ना, वक्त को दो भाग में बांटा गया है। वक्त को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। एक भाग हो गया प्लाज्मा, दूसरा भाग हो गया रुधानु। एक भाग प्लाज्मा और दूसरा भाग रुधानु। दूसरा भाग हो गया रुधानु। रक्त को कितने भाग में बांटे? अध्ययन की सुविधा के लिए रक्त को कितने भाग में बांटे? दो भाग में। एक भाग प्लाज्मा, दूसरा भाग रुधानु। रुधानु ये रुधानु क्या है? और रक्त में प्लाज्मा जो होता है 60%। प्लाज्मा कितना परसेंट और रुधानु कितना परसेंट? 40%। रक्त में प्लाज्मा कितना? 60%। रुधानु। अब हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा जो है ना अजीवित तरल होता है। प्लाज्मा क्या होता है? अजीवित तरल। प्लाज्मा क्या होता है? अजीवित तरल। अजीवित होता है, जीवित नहीं होता है, अजीवित होता है। हाँ, तरल मतलब द्रव है ना। प्लाज्मा खून क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ठीक ना। तो प्लाज्मा क्या होता है? अजीवित भाग है। प्लाज्मा क्या है? अजीवित भाग है, ठीक ना। प्लाज्मा क्या है? अजीवित भाग है। चलिए, तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकला। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 60। रक्त में प्लाज्मा और रुधानु 40%। कंप्लीट याद हो गया। रक्त कैसा है? जीवित या अजीवित? अजीवित। प्लाज्मा क्या है? अजीवित। प्लाज्मा क्या है? अजीवित। प्लाज्मा क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90%। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90%। प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90%। अब बोल देगा प्लाज्मा में प्रोटीन कितना? प्रोटीन कितना? 60। हाँ, रक्त में सुनो, रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 60। रुधानु कितना परसेंट? 40%, ठीक ना। रुधानु कितना परसेंट? 40, ठीक ना। प्लाज्मा 60। प्लाज्मा कैसा होता है? अजीवित होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? अजीवित होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? अजीवित होता है। कंप्लीट हो गया। चलिए, बोल रहे प्लाज्मा में जल 90%। प्लाज्मा में जल 90%। प्लाज्मा में जल 90%। प्रोटीन 7%। बोल देगा प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? 90। प्लाज्मा में जल कितना? प्लाज्मा में जल कितना? प्लाज्मा में जल कितना? प्लाज्मा में जल कितना? प्रोटीन 7। प्रोटीन 7। प्रोटीन 7। प्रोटीन 7। लवण 0.9। लवण 0.9। लवण 0.9। लवण 0.9%। लवण की मात्रा कितना? 0.9%। लवण की मात्रा 0.9%। और ग्लूकोज की मात्रा 0.1%। ग्लूकोज की मात्रा 0.1%। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट? 60%। रक्त में प्लाज्मा 60%। रुधानु 40%। रुधानु 40%। कंप्लीट हो गया। अब प्लाज्मा कैसा होता है? अजीवित तरल होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? अजीवित तरल होता है। अब प्लाज्मा में जल कितना? 90। प्लाज्मा में जल कितना? 90। प्लाज्मा में प्रोटीन कितना? 7। प्लाज्मा में लवण कितना? 0.9। प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना? 0.1%। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ें। हाँ चलिए। अब प्लाज्मा का काम क्या होता है? पचे हुए भोजन का, ठीक ना, संवहन करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का क्या करता है? संवहन। प्लाज्मा का काम क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का क्या करना? संवहन करना। वहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। संवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। छिना गया तुम्हारा ताज? अच्छा, ठीक ना। तो प्लाज्मा का काम क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना। प्लाज्मा का काम क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना। प्लाज्मा का काम पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना। प्लाज्मा का काम, ठीक हो गया। अब चलो अगला क्वेश्चन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में से
फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसको कहते हैं सेरम। उसको क्या कहते हैं? सेरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सेरम। उसे क्या कहेंगे? सेरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? सेरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसे क्या कहेंगे? ठीक, याद हुआ? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेने के बाद जो बचता है प्लाज्मा, उसे क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेरम कहते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो जो बचता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर से बोलिए। हाँ, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकालने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकालने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? सेरम। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लें। रक्त में प्लाज्मा 60%। रक्त में प्लाज्मा रुधानु कितना परसेंट? रुधानु कितना परसेंट? और प्लाज्मा कैसा होता है? जीवित या अजीवित? अजीवित तरल है। ओके, अब देखो, अब प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना? प्लाज्मा में जल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा 7%, ठीक ना? हाँ वही। और लवण की मात्रा 0.9, लवण की मात्रा 0.9, ग्लूकोज की मात्रा 0.1। अब प्लाज्मा का काम क्या है? पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना। पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना। पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन करना। अब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकालने पर जो बचता है उसको क्या कहते हैं? याद हुआ? हाँ हुआ ना? आगे बढ़े। हाँ, खिड़की खोल। चलिए अब तनिका अगला सांस में छोटा सा है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? अब बोल देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र तो बोलिएगा NaHCO3, 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 ठीक ना? तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भथेरे आता है। एग्जाम में भथेरे आता है, थोक भाव में आता है। भूल। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो आप लोग वॉश कहते हैं उस सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोल देगा तो Na2CO3 × 10H2O। की करे छै? तोरा होकरा मारना छलो तोरा द्वारा, बोले नहीं पड़े छी। हाँ, क्या बोल रहे थे? वॉशिंग पाउडर क्या कहते हैं? वॉशिंग पाउडर कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 × 10H2O। ओके ना? चलिए अगला है कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या होगा? NaOH। तीनों हो गया। बेकिंग सोडा, सुनो, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सुनो 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 सुनो, बेकिंग, बी से बेकिंग, अब सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया बीच में बाय, नहीं समझे? बेकिंग, बी से बेकिंग, और सोडियम बाइकार्बोनेट बीच में आया ना बाय, तो बेकिंग बाय, बेकिंग बाय मिला लीजिएगा, ऑप्शन में निकाल लीजिएगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट,
वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। अब हो गया कास्टिक, हाँ सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। अब देखो बेकिंग सोडा थोड़ा बड़ा नाम है, वॉशिंग सोडा भी, बेकिंग का तो टिक जानिए गई, अब वॉशिंग याद कर लो, वॉशिंग याद कर लो, अब कास्टिक नाम छोटा है तो इसका सूत्र भी NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ें, हाँ याद हुआ, याद हुआ। चलो अब अगला है आप लोग का पनिया ख़त्म हो गया है, ठंडा पानी है, बोतल के बाहर पिएगी तो ठंडा है। चलो हाँ बताइए, नेत्र लेंस अपना फोकस दूरी अपने आप समायोजित करता है, उसको क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। उसे क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी अपने आप समायोजित करती है, उसे क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। बताइए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई, निकट का दिखाई देगा दूर का दिखाई, लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा निकट दृष्टि दोष का निवारण कौन सा चश्मा, जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया कौन सा चश्मा लगाएगा? हाँ अवतल, अवतल लेंस का। कौन सा? निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा चश्मा? निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा चश्मा? निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा चश्मा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाला कौन सा चश्मा? अवतल लेंस। कौन सा चश्मा? अवतल लेंस। ठीक ना। अब दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देगा। बात समझे? इसके लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तर, दूर के लिए उत्तर। निकट के लिए कौन सा लेंस? दूर के लिए कौन सा लेंस? निकट के लिए, दूर के लिए, ठीक ना। चलिए अगला है, अगला जरा दृष्टि दोष। ये वृद्धावस्था में होता है। जरा कब होता है? वृद्धावस्था में। इसमें निकट और दूर दोनों दोष होता है, निकट और दूर दोनों होता है, इसीलिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस का चश्मा पहनेगा। अवतल भी उत्तल भी दोनों लेंस का चश्मा पहनेगा, जिसको बोलेंगे बायफोकल लेंस। कौन सा लेंस? जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? बायफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष के लिए, 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 जरा दृष्टि दोष के लिए। अबिंदुकता, अबिंदुकता में होता क्या जानते हैं? हाँ इसकी दूरियां, लंबवत दूरी जो है ना, सेम दूरी दिखाई देगा, लंबवत वाला दिखाई नहीं देगा लेकिन क्षैतिज दिखाई देगा, तो इसको याद रखिएगा। अबिंदुकता, बेलनाकार लेंस। इसके निवारण के लिए अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, अबिंदुकता के लिए, और बिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस, याद रखिएगा। चलिए बताइए, आँख में अगर धूलकण, आँख में अगर धूल पड़ जाता है तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? श्लेष्मा। क्या होता है? आँख में धूलकण पड़ जाएगा, कौन सा भाग? श्लेष्मा। आँख में जो धूल हो जाता है, जो लाल हो जाता है, कौन लाल होता है? श्लेष्मा। कौन लाल होता है? श्लेष्मा, जिसको कहते हैं कंजक्टिवा, जिसे कहते हैं कंजंक्टिवा, जिसे क्या कहते हैं? कंजंक्टिवा, जिसे क्या कहते हैं? चलिए ये हो गया तनिका। चलिए क्या कर रही है रे? एक क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी से, कुछ हो गया केमिस्ट्री से, कुछ हो गया फिजिक्स से। अब आते हैं कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन क्वेश्चन है, मुद्दे की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मतलब बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन का नाम मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था?
1875 कब हुआ था? 1875। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती। 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 अब इसके बारे में बता देना चाहते हैं है तुम, चलो अब सुनो। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक ना। और इन्होंने लाहौर में, कहाँ? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया था। कब? 1886 में। लाहौर में एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। कब? 1886 में। 1886 में, जिसको बोलेंगे दयानंद डी, एंग्लो ए, वैदिक भी, DAV। अभी जो DAV स्कूल है उसकी स्थापना स्वामी दयानंद ने ही किया था। बस है, हाँ, DAV दयानंद, ए से एंग्लो, V से वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है ना, DAV, जो अभी DAV है, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद का, हाँ यही है DAV का, दयानंद एंग्लो वैदिक DPS, ठीक ना। समझे कि नहीं? कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1886। कब क्या था? 1886 में, ठीक ना। और एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। पूछेगा शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। एक था, ब्रिटिश था, ठीक ना, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। इसे कहा था अशांति का, भारतीय अशांति का जन्मदाता। इसे कहा था भारतीय अशांति का जन्मदाता। पूछ देगा किसे कहा था भारतीय अशांति का जन्मदाता? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती को, हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का दूत कहा था। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बात समझे? भारतीय अशांति का, तो शुद्धि आंदोलन किसने? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। चलिए अगला, प्रार्थना समाज। कौन सा समाज? प्रार्थना समाज। हाँ, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? चलिए 1800, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन SI में भी पूछा है, ठीक ना। और यहाँ क्वेश्चन स्टूडेंट फंसता है, अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से देता है। तो प्रार्थना समाज 1867 में, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पंडूराम, आत्माराम पंडूराम केशव चंद्र के सहयोग से, केशव चंद्र से सहयोग से प्रार्थना समाज किसने? आत्माराम पंडूराम। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडूराम। कब? 1867 में। कब? 1867 में। कहाँ? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तो प्रार्थना समाज 1867 मुंबई में आत्माराम पंडूराम, आत्माराम पंडूराम। प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से। किसके सहयोग से? केशव चंद्र के सहयोग से। किसके सहयोग से? प्रार्थना समाज हाँ, चलिए ध्यान से सुनिए। प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था 1867 में मुंबई में। किसने किया था? आत्माराम पंडूराम। किसके सहयोग से? केशव चंद्र सहयोग से। जितना भी समाज है ना, अधिकांश में हेल्प किया है कौन? केशव चंद्र सहयोग। ना कुछ जानिएगा तो मार दीजिएगा केशव चंद्र, ना कुछ जानिएगा ना तो मार दीजिएगा केशव चंद्र। बस समझे, ना कुछ जानिएगा तो क्या मार देना है? केशव चंद्र। अभी बहुत आएगा केशव चंद्र। ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन आपको या तो बिहार पुलिस में मिलेगा,
या SI में मिलेगा। प्रार्थना समाज में किसकी चर्चा है? तो ये बाल विवाह को रोका, पर्दा प्रथा को रोका। पर्दा प्रथा मतलब समझें, पर्दे के अंदर रहना है, पर्दा से बाहर इतना बड़ा घूंघट। अभी राजस्थान वगैरह में जाइएगा ना तो घूंघट खूब करती महिलाएं, ठीक ना। बहु विवाह एक से बहुत ज़्यादा विवाह करना, जाति पाति का विरोध किया था प्रार्थना समाज ने। इस सब का क्या किया था? विरोध किया था। ये क्वेश्चन पूछा है। प्रार्थना समाज क्या काम किया था? यानी समाज में जो कुरीतियाँ हैं ना, हिंदू समाज में जो कुरीति है उसको दूर किया, बस समझ, दूर करने का प्रयास किया। और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को मान्यता दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा विवाह को मान्यता दिया। बात समझे? यानी कि स्त्रियों के कल्याण के लिए काम किया था। कौन? प्रार्थना समाज। बोल देगा, अगर डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन देंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन पूछेगा तो देख लेना, अगर स्त्री के कल्याण की बातें कर रहा है तो काम किया है कौन? प्रार्थना समाज। बात समझे कि नहीं? समझे? हाँ, तो आर्य समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया। हाँ, अब बगल में है वेद समाज। अगला है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना हुआ था 1864 में। प्रार्थना समाज 1867, प्रार्थना समाज और आर्य समाज 75, आर्य समाज 1875, आर्य समाज 1875, आर्य समाज प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, वेद, हाँ 1864, वेद समाज 1864, वेद समाज 1864, कहाँ? मद्रास में। वेद समाज 1864, कहाँ? मद्रास में। वेद समाज कहाँ? धारू नायडू ने। किसने किया था? धारू नायडू ने। कौन? धारू नायडू। कौन किया था? धारू नायडू। कौन किया था? धारू नायडू। वेद समाज की स्थापना 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 धारू नायडू। वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना जी सबका। और किसके सहयोग से? केशव चंद के सहयोग से। किसके प्रेरणा से? केशव चंद के प्रेरणा से। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत। चूंकि वेद समाज की स्थापना हुआ था कहाँ पता है? मद्रास में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का। अब बोल देगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828। कब किया था? 1828। बस समझे कि नहीं? उसमें भी आदि ब्रह्म समाज बोल देगा तो उसमें भी आ जाएगा केशव चंद। वहाँ भी आ जाएगा आदि ब्रह्म समाज, तो वहाँ भी आ जाएगा केशव चंद। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कुछ याद वाद हो रहा है? याद हो रहा है? बोलते ही नहीं है। हाँ सर, बताइए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ? महाराष्ट्र के पवनार में। महाराष्ट्र के पवनार में, ठीक ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार ने। कब? 1740 1940। हम क्या बोलते हैं? अच्छा, 17 अक्टूबर 1940 को। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रथम सत्याग्रह। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। ओके ना है? हाँ। और एगो 1740 में पाकिस्तान की मांग किया था लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने। हाँ, हम क्या बोल दिया? अरे क्या हो रहा है? 1940 में, ठीक ना। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान शब्द किसका देन है? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। लेकिन बोल देंगे पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन? लियाकत अली। वो है चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द जो दिया है चौधरी रहमत अली, लेकिन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली। और गलती से मार देता है मोहम्मद अली जिन्ना। बात समझे? सब मार देता है अली जिन्ना। बात समझे कि नहीं? चलिए, निकालिए बुक निकालिए। बताइए ऋग में
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए? इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र, बताइए इंद्र के लिए कितने बार उल्लेख है? 250। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितने बार है? अग्नि का ऋग्वेद के पाठ करता होत्री। ऋग्वेद का पाठ करता होत्री। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। चलिए बताइए वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है? वित्तीय वर्ष कब? 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल। बताइए भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में कब किया था? 1951। ध्यान से सुनिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में। यही जाके आगे है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी 1980 में यही नाम बदल के हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। यही नाम बदल के हो जाता है भारतीय जनता पार्टी 1980 में। बात समझे कि नहीं? चलिए यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था तथा उसका मुख्यालय क्या है? इसका जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये का सिक्का। 1 रुपये का सिक्का पहली बार जारी किया था शेषशाह ने। 1 रुपये का सिक्का पहली बार जारी किया था? 1 रुपये का सिक्का पहली बार जारी किया था? 1 रुपये का सिक्का पहली बार जारी किया था शेषशाह सूरी ने। बताइएगा चीन का शोक किस नदी को? हांगो। चीन का शोक हांगो नदी। चीन का शोक हांगो नदी को कहते हैं। बताइए प्रथम बार IAS परीक्षा, भारत में प्रथम बार IAS परीक्षा कब हुआ था? 1947 में। लेकिन बोल रहे प्रथम भारतीय IAS सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रथम सत्येंद्रनाथ बनर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई, ठीक ना? सत्येंद्रनाथ बनर्जी प्रथम IAS, ठीक ना? अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। देख लीजिए भाइयों स्पीडी चल रहा है। इसके पहले टॉपिक वाइज हुआ, अब उसके बाद होगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक? चलिए अद्वैतवाद पाली ताना मंदिर भावनगर गुजरात। पाली ताना मंदिर भावनगर। पाली ताना मंदिर भावनगर गुजरात। पाली ताना मंदिर भावनगर गुजरात। पाली ताना मंदिर सेशेल्स किस महासागर में है? हिंद महासागर में। सेशेल्स किस सागर में है? हिंद महासागर में। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात है सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिए विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। बताइए कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सुन लीजिए भाइयों बहनों, सुन लीजिए। ये जो सहारा मरुस्थल है 11 देशों में, कितने देशों में? अफ्रीका महादेश के उत्तरी भागों में। और 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। बात समझ में कि नहीं? समझें। और एक बात बोलेगा थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल जो है ना अपना भारत में है।
राजस्थान में और कुछ भाग पाकिस्तान में। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में। बात समझे कि नहीं? हाँ, एक मरुस्थल का बात करें और एक मरुस्थल हम बराबर बोलते हैं आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। कहाँ है? चिली में है। कहाँ है? चिली में। और सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। कौन सा? सबसे सूक्ष्म मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? आटाकामा मरुस्थल सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। अब किसके लिए जाना जाता है? नाइट्रेट का भंडार है। कौन सी है? नाइट्रेट का भंडार है। कौन सी है? नाइट्रेट का भंडार है। बात समझे कि नहीं? आटाकामा मरुस्थल कहाँ? आटाकामा मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल गिब्सन और सिंपलसन, ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन और सिंपलसन, गिब्सन और सिंपलसन। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिंपलसन। ग्रेट विक्टोरिया। ये सब कौन सी है? मरुस्थल है। कौन सी है? मरुस्थल। मंगोलिया, मंगोलिया नामे है। मंगोलिया, मंगोलिया में कौन मरुस्थल है? यहाँ गोबी मरुस्थल। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन। मंगोलिया और चीन, ठीक ना? तो चीन कहाँ है? एशिया महादेश ना है, ठीक ना? समझे कि नहीं? अरे ये SI में पूछा है। नोक रेक बायोस्पर्स। नोक रेक बायोस्पर्स है मेघालय में। नोक रेक कहाँ है? नोक रेक बायोस्पर्स कहाँ है? नोक रेक बायोस्पर्स कहाँ है? नोक रेक कहाँ है? सुस्त आ जाता है ना, तंदुरुस्त रहो ना जवान के तरह दे का तुम लोग है, एकदम डट के रहना है, एकदम किला के तरह। सुस्त आ जाता है। नोक रेक बायोस्पर्स, नोक रेक बायोस्पर्स, नोक रेक बायोस्पर्स, नोक रेक बायोस्पर्स, नोक रेक बायोस्पर्स। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी कहाँ है? मेघालय में। और गारो खासी जयंतिया जो है ना, तीनों जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया तीनों जनजाति भी है। गारो खासी जयंतिया तीनों कौन सी है? जनजाति। कहाँ की? अभी हाल फिलहाल में जानते हैं मणिपुर में पूरा विद्रोह हो रहा है, ठीक ना? तो आप लोग कमेंट में, मणिपुर में पूरा विद्रोह हो रहा है, डेली वहाँ हत्या हो रहा है, पूरा उपद्रव है। अब बताइए, कमेंट में बताइए कि मणिपुर में कौन किस किस जाति के जनजाति के बीच में अभी मार हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, किस किस जनजाति के बीच? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए, प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य। तारे का रंग किस पे निर्भर करता है? उसके तापमान पे। तारे का रंग तापमान पे। तारे का रंग तापमान पे। और प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य। और स्पेक्ट्रम में 7 रंग होता है। स्पेक्ट्रम में कितने रंग? बैजानी, हपी नाला। इसका ट्रिक है बैजानी, हपी नाला। आगे बढ़े। हाँ, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया से प्राप्त होता है? नाभिकीय संलयन। ये सब तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। बताइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी कौन है? ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में क्या होता है? वृद्धि। पृथ्वी के तापमान में क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में। लेकिन पूछ देंगे अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? अम्लीय SO2 NO2, यही ना? SO2
SO2 सबसे ज़्यादा SO2, ठीक ना। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे SO2। याद वाद हो रहा है बबुआ साहब, हाँ, कि झूठो बकर बकर कर रहे हैं, हाँ। चलिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। आगे बढ़ें। अल्ट्रावायलेट किरण, कौन सा किरण? अल्ट्रावायलेट किरण की रक्षा कौन करता है? ओजोन गैस, ओजोन परत। हमारे मतलब शरीर से हानिकारक किरण होता है अल्ट्रावायलेट, जो ऊपर से आता है, सूर्य भगवान से आता है, उससे बचाता कौन है? ओजोन परत। कौन बचाता है? ओजोन परत। कौन बचाता है? ओजोन परत। ओजोन गैस का सूत्र बोल देगा तो क्या होता है? O3। ओजोन गैस का सूत्र O3, और ऑक्सीजन का सूत्र O2, ठीक ना। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी का रंग कैसा कर देता है? दूधिया, दूधिया कर देता है। कैसा कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने का पानी का रंग कैसा होता है? दूधिया। चूने के पानी का रंग कैसा होता है? दूधिया। बात समझे? चलिए, भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? 46.80, यानी 46.8 याद रखिएगा। भूपट्टी में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है? 46.8। भूपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 46.8। लेकिन बोल देंगे सिलिकॉन की मात्रा 27.72, सिलिकॉन की मात्रा 27.72। लोहा की मात्रा 5%, लोहा की मात्रा 5% भूपट्टी में। किसमें? भूपट्टी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वही हो गया भूपट्टी, हाँ वही हो गया, ठीक ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब? 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब? 1916। बनारस यूनिवर्सिटी, BHU, जिसको शॉर्ट में कहेंगे BHU, 1916। मदन मोहन मालवीय, BHU, मदन मोहन मालवीय, 1916। आगे बढ़े। बताइए, पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटा। पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को परिक्रमा करने में कितना? 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा। चंद्रमा को परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटा। ठीक है ना नंबर? चलो ठीक, आगे बताइए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, और सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेपिडियन, ठीक ना। और हाँ हाँ, कान की हड्डी स्टेपिडियन। ई है कि हाई कान, हाई स्टेपिडियन, याद रखिएगा। और शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ें। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? सब कोई जानता है, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह में। कहाँ? जब लेह लद्दाख। सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख, सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख। लेकिन सबसे अधिक वर्षा बोलेगा तो मेघालय, मासिंगराम मेघालय, ठीक ना। गारो खांसी जयंतिया कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक बायोस्पर्स कहाँ है? मेघालय में। चलिए, कोबाला पॉइंट कहाँ है? मुंबई। कोबाला पॉइंट मुंबई। कोबाला पॉइंट, कोबाला पॉइंट, कोबाला पॉइंट, कोबाला पॉइंट, कोबाला पॉइंट। हाँ एकदम
हाँ बताइए, गीतांजलि किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कमेंट में जवाब दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में जो नोबेल मिला था उसकी किस पुस्तक के लिए मिला था? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। आई लो दे रहे हैं आप लोग। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला ग्रह कौन है? वायेजर फर्स्ट। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह, यहाँ उपग्रह होना चाहिए। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला वायेजर फर्स्ट। बोलेगा पृथ्वी के लिए कौन सा अभियान? वायेजर। पृथ्वी के लिए, बृहस्पति के लिए कौन सा अभियान? वायेजर। ठीक ना, वायेजर फर्स्ट। चलिए याद रखिएगा। पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर अगर हम आवाज़ सुनना चाहते हैं पानी के अंदर, तो कौन सा यंत्र लगाना होगा? हाइड्रोफोन। कौन सा? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर आवाज़ सुनने के लिए हाइड्रोफोन। क्या लगाना होगा? हाइड्रोफोन। क्या लगाना होगा? बताइए। भारतीय आत्मा, किस कवि को भारतीय आत्मा कहता है? किस कवि को भारतीय आत्मा कहा? माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा किस कवि को? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो, मलेरिया, प्रोटोजोआ। मलेरिया, प्रोटोजोआ। किस प्रोटोजोआ द्वारा? प्लाज्मामोडियम। प्लाज्मामोडियम प्रोटोजोआ से। बताइए। झंडा गीत किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता। कौन? झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत, झंडा गीत, झंडा गीत। बताइए। मुसोलिनी कहाँ का निवासी? इटली का। मुसोलिनी, मुसोलिनी। बताइए। नंदी हिल्स कहाँ है? नंदी हिल्स कहाँ है? बेंगलोर में। नंदी हिल्स कहाँ है? बेंगलोर के पास। सिम का फुल फॉर्म बताइए तो? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल्स। बताइए। अक्षर दासोहा। अक्षर दासोहा का संबंध कौन चीज से? साक्षरता से। सिंपल सा बात है। बताइए। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1947। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? स्थापना? केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की। स्थापना? 1947। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है? बताइए। US 64 क्या है? US 64 का है? भारत का पहला म्यूचुअल फंड। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है? US 64। भारत का पहला म्यूचुअल फंड कौन है? US 64। भारत का पहला म्यूचुअल फंड, भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64। चलिए आप लोग, चलो अब पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात और उनकी स्थिति स्पीडी से। जोग या गोसप्पा किस नदी पे है? शरावती। जोग या गोसप्पा किस नदी पे है? शरावती नदी पे। जोग या गोसप्पा किस नदी पे है? शरावती नदी। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ गया है। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर आया है। हाँ कोई यार, हाँ ये बिहार पुलिस में पूछा है। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर। शिव सुंदरम कावेरी नदी पर। शिव सुंदरम कर्नाटक में है। जोग या गोसप्पा कहाँ? कौन नदी? शरावती। जोग या गोसप्पा शरावती। शिव सुंदरम कावेरी। शिव सुंदरम कावेरी। शिव सुंदरम, शिव सुंदरम गोयक जलप्रपात गोयक नदी पे। गोयक, गोकक, गोकक, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे। अगला जो इम्पोर्टेंट है हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। बहुत बार पूछा गया है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। येना
नर्मदा नदी पर, एना नर्मदा नदी पर। कल नर्मदा नदी के बारे में बताए थे, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और ताप्ती कहाँ से निकलती है? मुल्ताई से। कहाँ से? मुल्ताई से। और कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और एस्चुरी बनाती है, दोनों क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, यही ना। और बात, हारे अरब सागर में गिरती है तो पश्चिम की धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में बनाती है। कौन? नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, याद आया था ना एक दिन, क्या बताए थे? कल या परसों बताए होंगे। एना जलप्रपात नर्मदा नदी पर, एना जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ें। लौंग जो है ना सबसे ज़्यादा होता है तमिलनाडु में। लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लौंग सबसे ज़्यादा लौंग। देखो मन नहीं लगे तो कॉपिया निकाल के लौंग TN लिख देना, तमिलनाडु लौंग TN। दिमाग को एक्टिव रखो, दिमाग को बुर्बक बनाओ। दुनिया में सबसे ज़्यादा बुर्बक किसको बनाना है? दिमाग को। जो दिमाग को जितने बुर्बक बना लिया वो उतने आगे बढ़ाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा दिमाग है। जितना है तो दिमाग को जीतो, हराना है तो दिमाग को जीतो। बात समझ? सब है तुम्हारा ये दिमाग, दुनिया में कोई नहीं है। जो है तुम्हारा दिमाग, सबसे बड़ा शैतान, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान तुम्हारे पास है, तुम्हारा दिमाग, ठीक ना। चलो आगे बढ़ो। लौंग सबसे ज़्यादा होता है। संतरा महाराष्ट्र में, नागपुर के संतरा। महाराष्ट्र में कहाँ? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अंगूर नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है अंगूर, नासिक। और मूंगफली जो है ना, मूंगफली है, मूंगफली नहीं गुजरात में, मूंगफली गुजरात में। चिनिया बादाम नहीं गाना फेमस हुआ था? हाँ कौन सी था? हाँ कच्चा बादाम। तो कहाँ? गुजरात में। मूंगफली कहाँ? गुजरात में। कपास भी कहाँ? गुजरात। कपास की खेती के लिए उपयुक्त कौन सा मिट्टा? काली मिट्टी। काली मिट्टा का 3 गो क्षेत्र बताए थे, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक ना। बताइए। दलहन हुआ, दलहन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा, सुनो पहले। सोयाप्रदेश मध्य प्रदेश, तो सोयाबीन के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश, सोयाबीन के लिए जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा अब सोयाबीन आया ना, सोयाबीन में प्रोटीन 40% है, सोयाबीन में प्रोटीन। लेकिन मुद्दे की बात है, पूछ देंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में? मशरूम में 80%। अगर मशरूम ऑप्शन में न रहे तो मारिएगा सोयाबीन, मशरूम ऑप्शन में न रहे तो सोयाबीन मारिएगा, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? तो नहीं वही होता है। दलहन हो गया। दलहन और सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। दलहन और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। चावल होता है कहाँ? पश्चिम बंगाल। चावल होता है पश्चिम बंगाल। गेहूँ होगा यूपी। लेकिन जूट बोल देगा तो पश्चिम बंगाल। तो सुनिए, जूट बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। अब ऐसा ही मार के पढ़ाएं क्या? हाँ एकदम दें हम। हाँ सुनो, जूट होता है पश्चिम बंगाल में। सुनो, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश आसपास है। ये जो जूट की जो खेती होगा नदी के आसपास में होगा। जूट की जो खेती होगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में देखिएगा नदी के किनारा जिसके पास ज़्यादा है ना, वहीं जूट का खेती होगा ज़्यादा। बस समझे हैं? सनपट्टू काय को उसको पानी में दे के फुला के तब उसको निकालते हैं, ठीक ना। तो जूट, हाँ तो जूट पट्टू होता है वो जूट। तो वो जो जूट जो है ना, जूट की खेती जो सबसे ज़्यादा होता है बंगाल में। जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? बंगाल में, ठीक ना। चलो, कॉफ़ी होता है कर्नाटक। कॉफ़ी और सूरजमुखी और सुपारी। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक। कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक, ठीक ना। चाय असम। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र असम। कब? 1901 से 1954 तक है, यही ना। डिगबोई हो गया, नहरकटिया हो गया, और कौन है? रुद्रसागर कहाँ है? असम में। रुद्रसागर कहाँ है? असम में। रुद्रसागर हो गया, नहरकटिया हो गया, और
असम असम है, वो वही असम है, ठीक ना। और चलिए, काजू केरल, काजू कहाँ होता है? केरल। काली मिर्च केरल, काजू काली मिर्च केरल, काजू काली मिर्च केरल, काजू काली मिर्च, काजू काली मिर्च। लेकिन बोल देगा तंबाकू और हल्दी आंध्र प्रदेश, तंबाकू हल्दी और मक्का, तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश, तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश, तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश, तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश के लिए फेमस है। केसर जम्मू कश्मीर, केसर बहुत शक्ति होता है केसर में, केसर और सेब जम्मू कश्मीर। इलायची मसाला जितना होगा ना केरल, मसाला जो है ना केरल, इलायची हो गया केरल हो गया, लबर भी होगा केरल में, लबर भी होगा केरल में। अब प्याज जो होता है ना, प्याज हो गया ये सब महाराष्ट्र में, प्याज होता है महाराष्ट्र में। अब मोटा अनाज राजस्थान में, मोटा अनाज राजस्थान में, जैसे बाजरा, बाजरा हो गया राजस्थान, बाजरा हो गया राजस्थान। सरसों हो गया राजस्थान, बाजरा सरसों, बाजरा सरसों, बाजरा सरसों राजस्थान। चलिए, अब होता है भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य, भारत के खनिज और अग्रणी राज्य। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में, सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में, रानीगंज। सीसा और जिप्सम राजस्थान में, सीसा जिप्सम राजस्थान। संगमरमर जो होता है ना, संगमरमर जो टाइल्स होता है ये सब कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। संगमरमर टाइल्स जो है ना, पत्थर होता है, ग्रेनाइट सब जो होता है ना, वो राजस्थान में होता है, ठीक ना। और हीरा देखो मध्य प्रदेश में पन्ना जो है ना, हीरा के खान के लिए फेमस स्थान है। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के खान के लिए फेमस है, ठीक ना। तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? हीरा के खान के। पन्ना मध्य प्रदेश, हीरा के खान, पन्ना मध्य प्रदेश, हीरा के खान। टीन छत्तीसगढ़ में होता है। टीन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़। टीन कहाँ? छत्तीसगढ़। टीन टीन टीन। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, टीन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए। सोना कर्नाटक में, सोना कहाँ होता है? कर्नाटक में। सोना लोएस कर्नाटक। डल्ली राजहारा, बेलाडीला सोने की खान है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ है। कुद्रमुख कर्नाटक, कुद्रमुख कर्नाटक लो एक्स की खान है, याद है? भुला गए। कुद्रमुख, कुद्रमुख, केंद्रमुख नहीं, कुद्रमुख। चलिए, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट क्या है? कोयला है, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला है, कहाँ? तमिलनाडु। लिग्नाइट, 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 लिग्नाइट। चलिए, यूरेनियम झारखंड, यूरेनियम झारखंड। यूरेनियम से परमाणु बनाया जाता है, हाँ, परमाणु ईंधन बनाया जाता है, परमाणु बम बनाया जाएगा यूरेनियम से, ठीक ना। ये कहाँ? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। मैग्नीज, मैग्नीज ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा, मैग्नीज ओडिशा। पेट्रोलियम महाराष्ट्र, लेकिन ये नया शोध होगा, लेकिन ऑप्शन में मारिएगा तो असमी मारिएगा। महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र के आसपास में समुद्र में मिला है, समुद्र के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम। अबरक के लिए आंध्र प्रदेश, अबरक के लिए आंध्र प्रदेश, अबरक के लिए आंध्र प्रदेश, अबरक के लिए आंध्र प्रदेश। और थोरियम बहुत पूछता है, केरल, केरल। थोरियम केरल, 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 थोरियम केरल। अब होता है टंगस्टन, याद रखिएगा राजस्थान, टंगस्टन राजस्थान। एक दिन में तो याद होगा नहीं, इसको हमको लगातार 2-3 दिन अब लाएंगे इसको लगातार, बस दिमाग में बैठा देंगे, 3-4 दिन लाएंगे लगातार, फटाफट फटाफट हो जाएगा। भारत, अब पढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय फूल, भारत के राष्ट्रीय फूल। हाँ 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 हो गया, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। हम भारत के बोल रहे हैं, अच्छा बुलाया जाता है भारत, सॉरी, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय फूल। ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल वेतर, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल, फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली, फ्रांस का लिली, फ्रांस का लिली, आयरलैंड साम रॉक, आयरलैंड साम रॉक, आयरलैंड, मेक्सिको डहालिया, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल डहालिया, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल डहालिया, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल, मेक्सिको का राष्ट्रीय फूल, कनाडा का राष्ट्रीय फूल, कनाडा का राष्ट्रीय फूल, कनाडा का राष्ट्रीय फूल, कनाडा का राष्ट्रीय फूल, जर्मनी का कॉर्नफ्लावर, जर्मनी का राष्ट्रीय फूल कॉर्नफ्लावर, जर्मनी का राष्ट्रीय फूल, 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 जर्मनी का राष्ट्रीय फूल। बताइए। भारत का कमल, यूनाइटेड किंगडम गुलाब, यूनाइटेड किंगडम गुलाब। चलिए इसका निपटारा कर दिए। एक दिन गया, अभी किताब अच्छी दो साइंसो देगी। दो पानी दो, पानी दो, पानी दो, दो आज पूजा बोल जाए। चलो अगला, चलो अब होता है, अब देखिए अब स्टार्ट हो रहा है रेलवे समान विज्ञान स्पीडी, फिर होगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हंसना बंद कीजिए, अब यहाँ ध्यान से सुनिए। एनेलिडा ग्रुप में कौन कौन से जंतु आते हैं? केंचुआ, जोंक। एनेलिडा में केंचुआ, जोंक, एनेलिडा में केंचुआ, जोंक, एनेलिडा ग्रुप में केंचुआ, जोंक, एनेलिडा ग्रुप में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में याद रखिएगा जितना खटमल मखमल है ना, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी जितना है ना सब, हाँ ये सब जितना है आर्थ्रोपोडा में, तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, जितना ये सब उड़ने वाला सब है, हाँ कीड़ा मकोड़ा, ये सब हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में, वो होगा आर्थ्रोपोडा में, ठीक ना। तेलचट्टा हो गया आर्थ्रोपोडा, 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 तेलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, मक्खी होगा, कौन सा ग्रुप में आता है? आर्थ्रोपोडा। कौन सा ग्रुप में होता है? आर्थ्रोपोडा। तेलचट्टा, मक्खर, खटमल, मक्खी सब किसमें हो गया? आर्थ्रोपोडा। अब केंचुआ, जोंक, एनेलिडा, केंचुआ, जोंक, एनेलिडा, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, घोंघा और सीपी, मोलस्का। घोंघा और सीपी किस ग्रुप में? मोलस्का में। घोंघा, सीपी, मोलस्का में। घोंघा, सीपी, मोलस्का में। घोंघा, सीपी, मोलस्का में। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल किस में? आर्थ्रोपोडा। केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक किस में आता है? केंचुआ, जोंक, केंचुआ, जोंक, एनेलिडा, केंचुआ, जोंक, एनेलिडा, केंचुआ, जोंक, एनेलिडा। बताइए मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? मुख से। और ख़त्म कहाँ होती है? छोटी आंत में। कितना घंटा छोटी आंत में भोजन? 4 घंटा। कितना घंटा? 4 घंटा। बताइए बताइए सीरा किस प्रकार का रक्त लेके जाता है? अशुद्ध रक्त। सीरा अशुद्ध रक्त लेके जाता है। सीरा अशुद्ध रक्त। और धमनी शुद्ध रक्त। याद रखिएगा, धमनी शुद्ध रक्त और सीरा अशुद्ध रक्त। धमनी शुद्ध, सीरा, धमनी, सीरा अशुद्ध रक्त। बताइए जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। बताइए सोडियम का क्या काम है? सोडियम का क्या काम है? रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायता। सुनिए पहले, सुनो सुनो सुनो। सोडियम का काम क्या है? रक्त दाब को नियंत्रित करना। सोडियम का काम रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल का संतुलन बनाए रखना। सोडियम का काम, सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, ठीक ना। उसका काम रक्त दाब को नियंत्रित करना। रक्त दाब मतलब बीपी, हाँ बीपी को नियंत्रित करना और जल के संतुलन को बनाए रखना। बात समझे कि नहीं? किसका काम? सोडियम का काम। बात समझे? दिमाग में बैठाने वाला कुछ समझ है, ठीक ना। सोडियम
पोटेशियम, यह अच्छा काम सुना। तुम लोग जाके इसको बढ़िया से दिमाग में बैठा लेना, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का काम रक्त दाब को नियंत्रित करना और जल के संतुलन को बनाए रखना। किसका काम? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सोडियम और पोटेशियम। अब देखना पोटेशियम सुनो, पोटेशियम का हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। नाड़ी जो ना डॉक्टर सब कौन चीज़ चेक करता है? नाड़ियाँ चेक करता है। तो नाड़ी को बढ़िया से सुचारू रूप से चलाएगा कौन? पोटेशियम। तो जिस पदार्थ में पोटेशियम होगा उसको खाना इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो हम बता नहीं सकते हैं एग्जैक्ट इसमें पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन जैसे जितना भी है ना, क्या कहते हैं, पत्तेदार सब्जियां, इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियां सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है, पत्तेदार सब्जियां जो कि खाने में बहुत, ठीक ना। तो पोटेशियम का काम क्या है? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना किसका काम? पोटेशियम का काम। बताइए। और अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या बनाता है? हमारे शरीर में जो थकाव होता है, दर्द होता है, किस अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाता है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट या बैक्टीरिया से अभिक्रिया, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईस्ट या बैक्टीरिया से अभिक्रिया का इथाइल अल्कोहल बनाता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। शरीर, हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कौन सी बनाता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल, ग्लूकोज बनाता है लैक्टिक अम्ल। लेकिन ईस्ट या बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट या बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाता है इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज सुनो पहले, ग्लूकोज मांसपेशी के साथ बनाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज मांसपेशी के साथ बनाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल। अब ग्लूकोज ईस्ट या बैक्टीरिया के साथ बनाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल। दोनों क्वेश्चन याद रखिए, इथाइल अल्कोहल बनाएगा, ठीक ना। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बताइए, नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जन अंग है? नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जन अंग है? नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जन अंग है? एनेलिडा का। किसका है? एनेलिडा का। नेफ्रेडिया एनेलिडा का उत्सर्जन अंग है। एनेलिडा में कौन कौन आता है? जोंक और केचुआ। तो जोंक और केचुआ का उत्सर्जन अंग कौन सी है? नेफ्रेडिया। जोंक और केचुआ का उत्सर्जन अंग क्या है? नेफ्रेडिया। जोंक और केचुआ का उत्सर्जन अंग कौन सी है? नेफ्रेडिया। जोंक और केचुआ का उत्सर्जन अंग कौन सी है? नेफ्रेडिया। बताइए, मूत्र का पीएच मान कितना? 6। मूत्र का पीएच मान 6। मूत्र का पीएच मान 6। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। बताइए, अग्नाशय जो है ना, बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि, अग्नाशय बहिष और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि होते हैं। कौन? अग्नाशय। बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ग्रंथि कौन है? बाह्य और अंतः दोनों कौन? अग्नाशय के बीटा कोशिका से कौन सी निकलता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और यही इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। और समझे, अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलती है? इंसुलिन। क्या निकलती है? इंसुलिन। यही इंसुलिन की कमी से कौन सी होता है? डायबिटीज, मधुमेह। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज हिंदुस्तान, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिए, डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में बताइए।
पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? सिर में। कहाँ पाया जाता है? सिर में। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत ग्रंथि, ग्रंथि, ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ठीक ना। स्प्रिंग को स्प्रिंग को दबाते हैं, हाँ, स्प्रिंग को दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो अपनी समान अवस्था में। तो स्प्रिंग को जो दबाते हैं तो कौन बल काम करता है? प्रत्यायन बल। स्प्रिंग को जो दबाते हैं कौन सा बल? प्रत्यायन बल। स्प्रिंग को दबाते हैं तो कौन सा बल? प्रत्यायन बल। कौन सा बल? प्रत्यायन बल। बताइए, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। पेट्रोलियम कौन सा? गुब्बारे में कौन सा गैस? हीलियम। गुब्बारा में कौन सा गैस? गुब्बारा में कौन सा गैस? गुब्बारे में कौन सा गैस? गुब्बारे में कौन सा गैस? बताइए, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। एथेनॉल मतलब शराब। शराब पीने वाला का लिवर खराब हो जाता है, कहा जाता है ऐसा, ठीक ना। बताइए, आग को लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में? सूती वस्त्र में। और सबसे ज़्यादा टेरिकॉटन में। टेरिकॉटन में सूती वस्त्र आग जल्दी नहीं पकड़ता है। नायलॉन ये सब जो है सबसे ज़्यादा। लोहा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? हरी साग सब्जी लोहा का, ठीक ना। सुनो, गैस, ध्यान से सुना, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाएगा? इथाइल अल्कोहल। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। गैसोलीन इथाइल अल्कोहल के साथ अभी क्या करके कौन चीज़ बनाएगा? गैसोहॉल। क्या बनाएगा? गैसोहॉल। क्या बनाएगा? गैसोहॉल। बताइए, टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा औषधि? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन नामक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के लिए, 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 टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड के लिए, टाइफाइड की औषधि क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड की औषधि क्लोरोमाइसिटिन। टाइफाइड की वस्तु औषधि, टाइफाइड की औषधि क्लोरोमाइसिटिन। सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार किसका एक्स है? सीने बार किसका एक्स है? सीने बार किसका एक्स है? सुनो, शरीर का तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि। शरीर के तापमान का नियंत्रण और रक्तचाप का नियंत्रण मापा जाता है स्टेग्नोमाइनोमीटर। एड्रिनल रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि। बात समझे? अब आपको लगता होगा पुरुआ चल रहा है कि पछिया चल रहा है कि उतरंगा चल रहा है कि दखना चल रहा है, पता नहीं चलता होगा कौन हवा चल रहा है। चलिए बथना जाइए कुछ दिन ना, तब सही होगा। ए भाइयों, ये हमारे गांव की भाषा है, गांव घर का भाषा बोला जाता है, ठीक ना, इसलिए सॉरी। चलिए, लाल, बताइए, लाल अस्थि मज्जा का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। ऐसे याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? केसुरुक। केसुरुक में हड्डियों की संख्या कितनी है? केसुरुक में हड्डियों की संख्या 33। केसुरुक में हड्डियों की संख्या 33। बताइए, एथिलिक फूड किसके द्वारा होता है? एथिलिक फूड कवक के द्वारा। एथिलिक फूड कवक के द्वारा। मलेरिया
प्रोटोजोआ के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कमेंट में जवाब दीजिएगा। दम्मा किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। दम्मा स्पोनियज पूमीगेमस नामक कवक से होता है। दम्मा कवक के द्वारा, दम्मा कवक के द्वारा। फाइलेरिया कृमि के द्वारा, वार्म कृमि के द्वारा होता है। फाइलेरिया वार्म कृमि, फाइलेरिया में क्या होता है? पाँव जो है ना फूल जाता है। फाइलेरिया वार्म कृमि, फाइलेरिया वार्म कृमि, फाइलेरिया वार्म कृमि, फाइलेरिया 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 वार्म कृमि। बताइए सूत्रकणिका का अंत नाम, सूत्रकणिका को किस नाम से जाना जाता है? सूत्रकणिका माइक्रोकोन्डिया, सूत्रकणिका 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 ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा का पावर हाउस। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक, चलिए वट वृक्ष जो है ना किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष आवित बीजी में आता है। वट वृक्ष आवित बीजी में आता है। वट वृक्ष आवित बीजी में आता है। बताइए पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। कवक से। अब पेंसिलिन का निर्माण किसने किया था? पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक ना। अब जो बनता है ना पेंसिलिन, जो टीका बना है, अब बनता है जीवाणु से भी बनता है, पहले बना था कवक से। बताइए लाइकेन किन किन सजीवों का? शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार है लाइकेन, शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार है लाइकेन। ठीक ना। बताइए लौंग किससे प्राप्त होता है? और लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ? तमिलनाडु। लौंग का सर्वाधिक उत्पादन तमिलनाडु में। चलिए बताइए उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर की अर्कवर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजन की बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लूकोन वजनन। क्या क्वेश्चन है। चलिए ये हो गया आपका। चलिए 2-3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग। हाँ चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाइयों बायोलॉजी लुसेंट से। लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। देख लीजिए अब पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं। वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं भेजे हैं? हाँ शायद भेजे होंगे। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क। आ गया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लेमार्क और टेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और टेविरेनस। लेमार्क और टेविरेनस। लेमार्क और टेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और टेविरेनस। टेविरेनस। लेमार्क और टेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ट्रेविनेनस। ठीक ना। आगे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का जनक रख दो ना। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव और 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 जंतु विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस। ये ऐसे वहाँ लिखा है थियोफ्रास्ट, लेकिन थियोफ्रैस्टस याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस।
चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र। जीव और जंतु विज्ञान, जीव और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया प्लाटिनियम पुस्तक का लेखक, ध्यान से सुनिएगा, हिस्टोरिया प्लाटिनियम है। प्लाटिनियम मतलब प्लांट। अब प्लांट मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का जन्म किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस। इसीलिए यहाँ भी होगा थियोफ्रैक्टस। बात समझे कि नहीं? हिस्टोरिया प्लाटिनियम पुस्तक का लेखक थियोफ्रैक्टस। हिस्टोरिया प्लाटिनियम पुस्तक का लेखक थियोफ्रैक्टस। हिस्टोरिया एनिमल्स, हिस्टोरिया एनिमल्स पुस्तक का लेखक अरस्तु। एनिमल्स मतलब जीव, और जीव विज्ञान का पिता किसने कहा जाता है? अरस्तु। तो उसका पुस्तक भी क्या होगा? अरस्तु। बात समझे कि नहीं? लॉजिक से दोनों क्वेश्चन याद हो जाएगा। हिस्टोरिया एनामेलियम पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया एनामेलियम पुस्तक का लेखक कौन है? अरस्तु। बताइए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई है? हिप्पोक्रेटस। क्योंकि चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को, जो डॉक्टर वगैरह होता है, उसको शपथ दिलाया जाता है। किसको? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंट को किसकी शपथ? हिप्पोक्रेटस। किसकी? देखिए, आप लोग को हम क्या कर देंगे, इसके थ्रू क्या होगा जानते हैं? आप लोग को बैठने और बोलने का आदत होगा। अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा बैठने बोलने में, अचानक तो नहीं है ना कोई भी चीज़ होता है। कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। बात समझे? तो आप लोग को हम 3 घंटा तक लेके जाएंगे। कितना देर तक है? 3 घंटा तक टारगेट है मेरा, ठीक ना? पढ़वाएंगे आप लोग से, क्या करेंगे? कोहरू के बल के तक पढ़वाएंगे। 3 घंटा यहाँ, 6 घंटा घर में, 9 घंटा। 3 घंटा का, 6 घंटा का होमवर्क 3 घंटा में यहाँ पूरा करेंगे, ठीक ना? 9 घंटा। चलिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन, 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 सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। याद नहीं होगा ये सबको? याद होगा कि नहीं? याद होगा ना? उसका भूत को याद होना होगा। हाँ, सवाल याद नहीं होगा, उसका पीर को याद होना होगा। साला याद नहीं होगा, याद तो होगा। पर्यावरण एवं जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन और जीव विज्ञान की शाखा, पर्यावरण और जीव विज्ञान दोनों मिल गया तो क्या कहलाया? पारिस्थितिकी। पर्यावरण हमारे चारों ओर के आवरण पर्यावरण हो गया, और उसमें जीव जंतु मिल गया तो उसे कहेंगे पारिस्थितिकी। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दोनों का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। आप सुनिएगा ना क्वेश्चन, वहाँ जाकर गूगल कीजिएगा फिर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को, 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 फूलों के संवर्धन के विज्ञान को। याद हो रहा है ना? झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। झाड़ियों का अध्ययन, 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 झाड़ियों का अध्ययन। चलिए, पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होगा। एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन। बताइए, जीवाश्म का अध्ययन, जीवाश्म की
जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का अध्ययन क्या करता है? जीवाश्मिकी कराता है। बताइए, वनस्पति का संवर्धन, वनस्पति का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, वनस्पति का संवर्धन, वनस्पति का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, वनस्पति का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, वनस्पति का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर, वनस्पति का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर। बताइए, वन का अध्ययन सिल्वीकल्चर, वन का अध्ययन सिल्वीकल्चर, वन का अध्ययन, 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 वन का अध्ययन। बताइए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बीज का। बीज का अध्ययन क्या करता है? स्पर्मोलॉजी। बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी, बीज का अध्ययन स्पर्मोलॉजी। बताइए, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन। एक बार फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। घासों का अध्ययन, 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 घासों का अध्ययन। बताइए, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी। भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन, भूमि का अध्ययन। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी, पौधे का नाम देने वाला विज्ञान वर्गिकी का जनक लिनियस, वर्गिकी का जनक लिनियस, वर्गिकी का जनक लिनियस, वर्गिकी का जनक। फलों का अध्ययन, 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 फलों का अध्ययन। घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन। पराग कणों का अध्ययन पेलिनोकोलॉजी, पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन 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 पेलिनोलॉजी, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन, पराग कणों का अध्ययन। बताइए, संसार में पौधे का वितरण करने का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी, संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। संसार में पौधे का वितरण फाइटोजियोग्राफी, संसार में पौधे का वितरण, संसार में पौधे का वितरण फाइटोजियोग्राफी। साग सब्जी उत्पन्न करने में वाले पौधे का अध्ययन एग्रीकल्चर, साग सब्जी 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 का अध्ययन। साग सब्जी का अध्ययन एग्रीकल्चर, साग सब्जी का अध्ययन एग्रीकल्चर, साग सब्जी का अध्ययन, 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 साग सब्जी का अध्ययन। हमको ड्रोन की तरह काम करना पड़ता है, ऐसे ऐसे घूम के चारों पट्टी।
ड्रोन के तरह काम करना पड़ रहा है। साग सब्जी का अध्ययन, वार्षिक वलयों का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्षिक वलय का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, 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 डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलय में क्या होता है? वार्षिक वलय में क्या होता है? वृक्ष की जो आयु ज्ञात किया जाता है, यही वार्षिक वलय को गिनकर। तो क्वेश्चन पूछ देगा वृक्ष की आयु ज्ञात करने के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वृक्ष की आयु, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु, वृक्ष की आयु, वृक्ष की आयु। बताइए, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संबंधी, आर्बोरिकल्चर, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का, आने की दुल्हा का जो गाड़ी सजाएगा उसमें जो फूल से भी यूज होगा, वो जो फूलों का अध्ययन होगा वो होगा आर्बोरिकल्चर। क्या होगा? आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, आर्बोरिकल्चर। सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, 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 सजावटी वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन, शारीरिकी। पादप विज्ञान, कवक शास्त्र का अध्ययन, फफूंदी। बताइए, वृक्ष कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। सुनो पहले, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहता है? एग्रोफोरेस्ट्री। क्या कहता है? एग्रोफोरेस्ट्री। यानी कृषि के साथ बागवानी, कृषि के साथ बागवानी, इसे क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। उसे क्या कहते हैं? एग्रोफोरेस्ट्री। कृषि के साथ, कृषि के साथ अगर वृक्ष लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? एग्रोफोरेस्ट्री। क्या कहेंगे? एग्रोफोरेस्ट्री। बताइए, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। और वृक्ष संवर्धन मतलब वृक्ष और वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन मतलब वृक्ष और वनस्पति की खेती। वृक्ष संवर्धन में वृक्ष और वनस्पति की खेती। बताइए, फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। एग्रोनोमी, फसलों की खेती। एग्रोनोमी, फसलों की खेती। एग्रोनोमी, 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 पोमोलॉजी, और सब्जियों की खेती, आरोरिकल्चर। आरेरिकल्चर, सब्जियों की खेती। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। ये हमारे बिहार पुलिस के जवानों हैं जो कि 2 घंटा लगभग लगातार जो है ना बक किया है मेरे साथ। ठीक है, इन लोग को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, एकदम सीमा पर डटे रहने के लिए 2 घंटा एकदम लगातार। ठीक ना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का। ठीक ना, और चलिए इसी तरह बने रहे। हम लोग इसको कितने दिन तक लेके जाना है? 3 घंटा तक। 3 घंटा तक एकदम आप लोगों को बैठने का आदत डलवा देंगे, पढ़ने का आदत डलवा देंगे। बस समझे? एकदम कैपेसिटी इंक्रीज करवाएंगे आप लोग, तब ना 8 घंटा ड्यूटी कीजिएगा। हाँ, राइफल वाले के ऐसा ही थोड़ी ना। चलिए, इस ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। आइए, आप लोगों को बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण होगा और आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहेगा। एग्जाम चलीसा पे जाके आप लोग होमवर्क से जुड़ सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय